नाजरीन आदाब। निज़ामत फ़ासलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तदरीसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो BSc साल अव्वल इकाई 4 प्रोटोज़ोन बीमारियों पर मबनी है। इस मौजू की अहमियत का अंदाज़ा आपको कुछ इस बात से होगा कि रोज़ाना 3000 अफराद की मौत इस बीमारी की वजह से होती है। अकेले बरअज़म अफ्रीका में हर एक 30 सेकंड में एक बच्चा इस बीमारी की वजह से लुकमा अजल होता है। हाँ, आपने ठीक अंदाज़ा लगाया, बात हो रही है मलेरिया की। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम तलबा के साथ साथ दीगर नाजरीन के लिए भी मुफीद होगा। मलेरिया इंसानों में पाए जाने वाली गालिबन सबसे कदीम बीमारी है। ये यूनानियों के इल्म में थी जो ये सोचते थे कि ये दलदल और कीचड़ जैसी जगह से आने वाली गंदी हवा के सबब होती है और गालिबन इसीलिए इस बीमारी का नाम मलेरिया पड़ा। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि लफ्ज़ मलेरिया इतालवी ज़बान से लिया गया है, जहाँ माला का मतलब है बुरा या गंदा और एरिया के माने हैं हवा। यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कीचड़ और दलदल जैसी जगह और मलेरिया का एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि ये जगह मच्छर की अफज़ाइशगाह होती है। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। आइए पहले एक नज़र दुनिया के उन अहम इलाकों पर डालते हैं जो मलेरिया के ख़तरे से दो चार हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बरअज़म एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के काफ़ी सारे इलाके इस बीमारी की पकड़ में हैं। एक नज़रिए के मुताबिक इन इलाकों में रहने वाले लोगों की कारकर्दगी काफ़ी हद तक इस बीमारी की वजह से मुतासिर हुई है। अब नज़र डालते हैं दुनिया की चंद अहम शख्सियात की तरफ जिनकी मौत मलेरिया से हुई या फिर जो मलेरिया से बीमार हो गए। सिकंदर, इन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। दुनिया की तारीख में सबसे कामयाब फ़ौजी कमांडर थे। चंगेज़ खान, ये मंगोल सल्तनत के बानी थे। किंग एडवर्ड फोर्थ, चार्ल्स फिफ्थ, इन सब की मौत मलेरिया की वजह से हुई। इससे आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि बड़े बड़े बादशाह भी इस मलेरिया की बीमारी से नहीं बच पाए। कोलंबस, इन्होंने हिंदुस्तान को दरियाफ़त किया। बाबाए कौम महात्मा गांधी, नोबल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा, जॉन एफ कैनेडी, इन सब को मलेरिया की बीमारी लाहक हुई। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मलेरिया हज़ारों सालों से इंसान के इल्म में थी, लेकिन इस बीमारी के मुतल्लिक अहम कारनामे और तहकीकात काफ़ी देर के बाद शुरू हुई। बुकरात, हिप्पोक्रेटस सबसे पहले वो शख्स थे जिन्होंने मलेरिया से होने वाले बुखार और आम बुखार में फ़र्क को ज़ाहिर किया। इन्होंने ये भी महसूस किया कि मलेरिया एक मखसूस इलाके और एक मखसूस मौसम में होता है, लेकिन उनका ये नज़रिया कि मलेरिया गंदा पानी पीने की वजह से होता है बाद में गलत साबित हुआ। फ्रांसीसी फ़ौजी सर्जन अल्फांसे लावरियन ने अल्जीरिया में काम करते हुए मलेरिया के पैरासाइट प्लाज्मोडियम को दरियाफ़त किया। बरतानिया के एक डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में काम करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि मलेरिया एक आदमी से दूसरे आदमी तक मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इटली के साइंसदान ग्रासी और उसके साथियों ने प्लाज्मोडियम का दौर हयात मादा एनाफिलीज मच्छर में दरियाफ़त किया। कोलंबिया के एक साइंसदान डॉक्टर मैनुअल एल्किन पेट्रोव ने मलेरिया के ख़िलाफ़ पहला सिंथेटिक वैक्सीन तैयार किया, लेकिन इतनी जद्दोजहद के बावजूद भी आज तक मलेरिया के ख़िलाफ़ एक कामयाब वैक्सीन तैयार नहीं हुआ। BBC न्यूज़ के मुताबिक 2010 ईस्वी तक मलेरिया के ख़िलाफ़ एक कामयाब वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद है। इस बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में तहकीक जारी है। इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक नज़र प्लाज्मोडियम की दर्जेबंदी पर डालते हैं। चूँकि प्लाज्मोडियम एक सेल या खलिए से बना होता है, इसलिए ये फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। क्लास स्पोरोजोआ, ऑर्डर हीमोस्पोरिडिया, जीनस प्लाज्मोडियम।
जीनस प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज़ पाई जाती है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिई, प्लाज्मोडियम ओवेल। इनमें से प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम सबसे मोहलिक स्पीसीज़ है, क्योंकि मलेरिया से होने वाली 90% अमवात प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम की वजह से होती है। प्लाज्मोडियम का दौर हयात 2 होस्ट्स में मुकम्मल होता है, इब्तदाई होस्ट आदमी और दरमियानी होस्ट मच्छर। आदमी में प्लाज्मोडियम की मुंतकली 4 तरीक़ों से होती है। ज़्यादातर ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। दीगर ज़राए में ये इन्फेक्शन एक माँ से उसके बच्चे को या फिर इस्तेमाल शुदा सिरिंज की सुई को फिर से इस्तेमाल करने से या आलूदा खून को चढ़ाने से। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल खून की मुंतकली से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाती है ताकि आलूदा खून को ना चढ़ाया जाए। आदमी में प्लाज्मोडियम का दौर हयात 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला, प्री इरेथ्रोसाइटिक शेज़ोगोनी, जिसे हम पेश सुर्ख खलवी दौराया या शिकाकिया भी कहते हैं। दूसरा, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक शेज़ोगोनी, जिसे हम बीरू सुर्ख खलवी शिकाकिया भी कहते हैं। तीसरा, इरेथ्रोसाइटिक साइकिल सुर्ख खलवी दौर। आइए पहले बात करते हैं पहले दौर यानी पेश सुर्ख खलवी कसीर पारगी या शिकाकिया की। मच्छर से प्लाज्मोडियम की मुंतकली से प्री इरेथ्रोसाइटिक शेज़ोगोनी का दौर शुरू होता है। प्लाज्मोडियम स्पोरोज़ाइट की शक्ल में आदमी में मुंतकिल हो जाता है और जल्द ही सतह खूनी गर्दिश से गायब होकर लिवर यानी जिगर सेल्स पे हमलावर होता है। यहाँ पे प्लाज्मोडियम अपनी तादाद गैर जिनसी तौर पे बढ़ाते हैं और लिवर सेल से अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। इस दौर में प्लाज्मोडियम को शेज़ोंट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे दौर की, बीरू सुर्ख खलवी कसीर पारगी। ये गुज़श्ता दौर का दौराया है। इसमें प्लाज्मोडियम फिर से लिवर सेल्स में दाखिल होकर वहाँ अपनी तादाद गैर जिनसी तौर पे बढ़ाते हैं। जब लिवर सेल्स में प्लाज्मोडियम की तादाद बढ़ जाती है तो लिवर सेल फट जाती हैं और प्लाज्मोडियम क्रिप्टोमेरोज़ाइट की शक्ल में बाहर आते हैं। इनमें से कुछ क्रिप्टोमेरोज़ाइट आरबीसीज यानी सुर्ख खलियों में दाखिल होकर तीसरे दौर इरेथ्रोसाइटिक साइकिल यानी सुर्ख खलवी दौर की शुरुआत करते हैं। आरबीसीज में दाखिल होते ही प्लाज्मोडियम पहले ट्रोफोज़ाइट और उसके बाद सिग्नेट रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये सुर्ख खलवी से अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं और अपनी तादाद गैर जिनसी तौर पे बढ़ाते हैं। इस दौरान ये एक बेहद जहरीला मवाद जिसे हीमोज़ाइन कहा जाता है तैयार करते हैं। जब आरबीसी में प्लाज्मोडियम की तादाद बढ़ जाती है और आरबीसी फट जाती है तो ये प्लाज्मोडियम और हीमोज़ाइन खून में बाहर आकर मिल जाते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि आरबीसीज फटी हुई हैं और प्लाज्मोडियम बाहर खून में आ रहे हैं। इस वक्त मरीज़ के जिस्म में तेज़ बुखार चढ़ता है जो इस मर्ज़ की एक अलामत है। आखिर में प्लाज्मोडियम गैमेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। गैमेट्स 2 किस्म के होते हैं, माइक्रोगैमेट्स एंड मैक्रोगैमेट्स। माइक्रोगैमेट्स को नर गैमेट्स भी कहा जाता है और माइक्रोगैमेट्स को मादा गैमेट्स भी कहा जाता है। आगे का दौर मच्छर में वाक़ा होता है। जब कोई मादा एनाफिलीज मच्छर इस इन्फेक्टेड आदमी का खून चूसती है तो ये गैमेट्स खून के साथ उस मच्छर के मैदे में चले जाते हैं। यहाँ ये बात साफ़ होती है कि पैदाशी तौर पे मच्छर में इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि वो ये किसी मरीज़ से हासिल करते हैं। मच्छर के मैदे में माइक्रो और मैक्रोगैमेट मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं। ज़ाइगोट जल्द ही उकैनिट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उकैनिट मच्छर के मैदे की दीवार में घुसकर उसकी बाहरी सतह पर एक खोल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, मच्छर के मैदे की बैरूनी सतह पर उकैनिट जमा हो गए हैं। उकैनिट में
प्लाज्मोडियम अपनी तादाद गैर जिनसी तौर पर, जिसे स्पोरोगोनी कहा जाता है, बढ़ाते हैं। स्पोरोगोनी से प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट में तब्दील हो जाता है। जब खोल में स्पोरोजाइट की तादाद बढ़ जाती है तो ये खोल फट जाता है और स्पोरोजाइट बाहर आ जाते हैं। यहाँ से स्पोरोजाइट हीमोलिम्फ के ज़रिए मच्छर के लाइबी गुदूद तक रसाई हासिल करते हैं। स्पोरोजाइट लाइबी गुदूद में तब तक रहते हैं जब तक मच्छर अपना दूसरा शिकार ना ढूंढ ले। जब ये मच्छर किसी नए आदमी या होस्ट को काटता है तो स्पोरोजाइट लाइबी गुदूद से निकलकर उस आदमी में मुंतकिल हो जाते हैं। इस तरह प्लाज्मोडियम का दूसरा दौर शुरू हो जाता है। अभी तक आपने प्लाज्मोडियम के दौर हयात के मुख्तलिफ अदवार के बारे में जानकारी हासिल की। आइए इस दौर हयात को एक बार फिर जहन नशीन कर लें। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि प्लाज्मोडियम का दौर हयात मच्छर के काटने से शुरू होता है, जो हमने इस तस्वीर के दरमियान में नंबर 1 पे दिखाया है। प्लाज्मोडियम आदमी में स्पोरोजाइट की शक्ल में मुंतकिल होते हैं। ये जल्द ही सतह खूनी गर्दिश से गायब होकर लिवर सेल्स पे हमलावर होते हैं। यहाँ पर ये अपनी तादाद गैर जिनसी तौर पे बढ़ाते हैं और ग़िज़ा लिवर सेल्स से हासिल करते हैं। यहाँ इस दौर में प्लाज्मोडियम को शैज़ॉन्ट कहा जाता है। जब शैज़ॉन्ट में प्लाज्मोडियम की तादाद बढ़ जाती है तो ये फट जाता है और प्लाज्मोडियम क्रिप्टोमीरोजाइट की शक्ल में बाहर आते हैं। क्रिप्टोमीरोजाइट दूसरा दौर शुरू करते हैं। ये सुर्ख खलियों में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पे ये पहले ट्रोफोजाइट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उसके बाद ये शैज़ॉन्ट कहलाते हैं। आरबीसीज़ में ये अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं और इस दौरान एक जहरीला मवाद जिसे हीमोज़ाइन कहा जाता है तैयार करते हैं। शैज़ॉन्ट के फटने से प्लाज्मोडियम और हीमोज़ाइन बाहर आ जाते हैं। हीमोज़ाइन के बाहर आने से आदमी में उस वक्त बुखार चढ़ता है, जो इस मर्ज़ की एक अलामत है। आखिर में आदमी में प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। गैमेटोसाइट्स 2 किस्म के होते हैं, नर और मादा। आगे का दौर मच्छर में वाक़ा होता है। जब कोई मादा एनाफिलीज़ मच्छर इस आदमी का खून चूसती है तो ये गैमेट्स उस मच्छर के म्यादे में चले जाते हैं। मच्छर के म्यादे में नर और मादा गैमेट्स मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं। ज़ाइगोट जल्द ही ओकाइनिट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ओकाइनिट मच्छर की म्यादे की दीवार में घुसकर उसकी बाहरी सतह पर एक खोल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ प्लाज्मोडियम गैर जिनसी तौर पर अपनी तादाद बढ़ाते हैं, जिसे स्पोरोगोनी कहा जाता है। इस दौर में प्लाज्मोडियम को स्पोरोजाइट कहा जाता है। स्पोरोजाइट खोल से बाहर निकलकर हीमोलिम्फ के ज़रिए मच्छर के लाइबी गुदूद तक रसाई हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर ये मच्छर के नए शिकार का इंतज़ार कर लेते हैं। जब ये मादा एनाफिलीज़ मच्छर किसी नए होस्ट या आदमी को काटती है तो स्पोरोजाइट लाइबी गुदूद से निकलकर उस आदमी के खून में मुंतकिल होकर प्लाज्मोडियम के नए दौर हयात का शुरुआत करती है। प्लाज्मोडियम की मुंतकली से लेकर मर्ज़ यानी मलेरिया के अलामात ज़ाहिर होने तक की मुद्दत को मुद्दत अक़ज़ा मर्ज़ कहा जाता है। ये मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ में मुख्तलिफ होता है। आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम में इंक्यूबेशन पीरियड यानी मुद्दत अक़ज़ा मर्ज़ 12 दिन का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में ये 14 दिन का होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी में 30 दिन, प्लाज्मोडियम ओवेल में 14 दिन। अब बात करते हैं मलेरिया के अलामात की। पहल मरीज़ को खांसी, सर्दी, सरदर्द और बुखार रहता है। मरीज़ को कमर में दर्द की शिकायत भी रहती है। अगर इस दौर पे मरीज़ का इलाज ना किया जाए तो मर्ज़ की अलामात बढ़ जाती है। मरीज़ की तनफ़ुसी और नब्ज़ की शरह बढ़ जाती है। खड़े होने पे चक्कर आते हैं, सर दर्द बढ़ जाता है, बुखार के साथ पसीना आता है। मरीज़ बेचैनी और जहनी उलझाव में मुब्तला हो जाता है। मलेरिया की डायग्नोसिस हम
मरीज़ के खून से करते हैं। मरीज़ की खून की एक बारीक परत को स्लाइड पे चढ़ाया जाता है। इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। खून में छुपे हुए प्लाज्मोडियम माइक्रोस्कोप से साफ दिखाई देते हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए हमारे पास कई तदाबीरें हैं। इनमें से अहम और सबसे अवलीन मलेरिया के बारबारदार यानी मच्छर को ख़त्म करना। मच्छर को हम दो तरीक़ों से ख़त्म कर सकते हैं, मच्छर के लार्वे को या फिर बालिग मच्छर को निशाना बनाकर। मच्छर को के लार्वे को हम 3 तरीक़ों से कम कर सकते हैं। इनमें से माहौलियाती रोकथाम, कीमियाई रोकथाम और हयातियाती रोकथाम। माहौलियाती रोकथाम में हम मच्छर की अफज़ाइशगाह को निशाना बनाते हैं। अपने आसपास की जगह में पानी जमा ना होने दें। गैर ज़रूरी चीज़ें जैसे टायर और टूटे हुए बर्तन में पानी जमा ना होने दें। ऐसा करने से हम मच्छर की रसाई उसके अफज़ाइशगाह तक ख़त्म कर देते हैं। दूसरा तरीक़ाकार कीमियाई रोकथाम है। इसमें हम पानी की सतह पर पेट्रोल, मिट्टी का तेल और खाम तेल का छिड़काव करते हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार माशी नज़रे से कदरे मुश्किल है। हयातियाती रोकथाम में हम कुदरती तौर पर मच्छर के प्रीडेटर का इस्तेमाल करते हैं। कुदरत में काफ़ी सारे ऐसे जानवर हैं जो मच्छर के लार्वों को अपना शिकार बनाते हैं। इनमें गम्बूजिया फ़िश, ट्राउट मछली और मिन्नो मछली मशहूर हैं। अगर हम किसी इलाके में इन मछलियों की काश्त करते हैं तो उस इलाके में मच्छर की तादाद कम होती है। पांडिचेरी के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर में एक नए किस्म के वाटर बग की दरियाफ़त की गई है। ये वाटर बग मच्छर के लार्वों और अंडों को अपना निशाना बनाता है। आइए अब बात करते हैं बालिग मच्छर की रोकथाम की। बालिग मच्छर को हम 2 तरीक़ों से ख़त्म कर सकते हैं, कीमियाई और जेनेटिक। कीमियाई रोकथाम में हम मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात जैसे DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माहौलियाती आलूदगी की वजह से दुनिया में DDT का इस्तेमाल अब बहुत हद तक कम हो रहा है। जेनेटिक तरीक़ाकार बहुत ही दिलचस्प तरीक़ा है। इसमें हम एक नर स्ट्राइल मच्छर की बड़ी तादाद पालते हैं। इन स्ट्राइल नर मच्छरों की ये खुसूसियत है कि ये मादा मच्छर से संजोग तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इन नर स्ट्राइल मच्छरों को एक मखसूस एरिया में छोड़ा जाता है, जहाँ पर ये नॉर्मल नर मच्छर से मुकाबला करके मादा मच्छर तक रसाई हासिल कर लेते हैं। क्योंकि संजोग के बाद कोई भी मच्छर पैदा नहीं होगा, इस इलाके में मच्छरों की तादाद बहुत हद तक कम हो जाती है। एक आदमी अपने आप को मच्छर के काटने से बचाने के लिए मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकता है। ये नहायत ही मुफीद और सस्ता ज़रिया है। अगर तमाम एहतियाती तदाबीर नाकाम हो जाए और एक शख्स मलेरिया के मर्ज़ में मुब्तला हो जाए तो क्लोरोक्विनीन और आर्टेमिसनिन से बनी हुई मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करें। गर्म मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल करें और चूँकि मलेरिया में खून की कमी वाक़ा होती है, आयरन टॉनिक ले लें। आइए इस प्रोग्राम का इख्तिताम माइक्रोसॉफ्ट चीफ बिल गेट्स के इन अल्फाज से करते हैं। अफसोस की बात है कि हमने मलेरिया से होने वाली अमवात को पिछले 20 सालों में दुगने होने दिया, जबकि हम इसको रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस मौजू के मुतलिक आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है तो मुझे इस पते पर लिखें। जावेद अहमद वानी, लेक्चरर ज़ूलॉजी, निज़ामत फ़ासलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद। या फिर फ़ोन करें। फ़ोन नंबर 0420003305 या फिर ईमेल करें javid@manu.ac.in। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। आदाब।